Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Walt Whitman. Today we are going to discuss the great American poet and his short biographical sketch. Here today we will discuss some of the salient features of his poetry as well. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी से रिलेटेड हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। 60 पॉइंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1819 से लेकर 1892 लाइफ स्पान है। वॉल्ट विटमैन, प्राइड ऑफ अमेरिका, अमेरिकन लिटरेचर के तहत हम इनको पढ़ रहे हैं। अमेरिकन लिटरेचर यदि आपके सिलेबस में है तो आपको वॉल्ट विटमैन पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइड ऑफ अमेरिका कहा जाता है इन्हें, बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इनके अन्य नाम है, क्या इनकी थ्योरी रही, क्या इनके वर्क्स रहे, लाइफ स्पान, जर्नलिस्ट रहे तो कौन कौन से एजेंसीज में इन्होंने, न्यूज़ एजेंसीज में काम किया, सारे के सारे लाइफ के इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आज हम इस लेसन में ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज और बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडिंग वे में सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स। फ्रेंड्स, एंड तक देखिएगा वीडियो। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वॉल्ट विटमैन, पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये तो इनकी बात हो गई कि पोइट है। एज अ पोइट हम इन्हें पढ़ ही रहे हैं। एसेइस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट का इन्होंने काम किया, करियर इन्होंने अपना ऐसे ही शुरू किया था एज अ जर्नलिस्ट। बर्थ की इनकी बात कर लेते हैं। 31 मई 1819, 1819, 31 मई इनका जन्म हुआ है। कहाँ? एक स्मॉल फार्म, जो छोटे सा फार्म है, कहाँ? नियर हटिंगटन एट वेस्ट हिल ऑन लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए। हटिंगटन वर्ड आ जाता है, वेस्ट हिल्स एंड लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए में इनका जन्म हुआ है। डिमाइस की यदि बात करें 26 मार्च 1892, एज ऑफ 72, 72 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हुआ था। इन केमडेन, न्यू जर्सी, यूएसए। केमडेन जो प्लेस है वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी 26 मार्च, ठीक है, 1892, केमडेन, न्यू जर्सी, यूएसए। ज़्यादातर आपको सिर्फ केमडेन ही लिखा मिलेगा, पर न्यू जर्सी यूएसए है वो। मदर इनकी जो है लुइसा वैन वेल्सर विटमैन, ये एक डच थी। एंड इनके फादर थे वॉल्टर विटमैन, वो इंग्लैंड के थे, फार्मर और कारपेंटर थे। इनके पिता वॉल्टर विटमैन। इनका निकनेम जो है हमारे वॉल्ट विटमैन का वॉल्ट निकनेम था। फर्स्ट इनका नेम तो वॉल्टर से था। वॉल्टर फादर से रिलेट करता हुआ इनका नाम था, तो इनको उससे अलग करने के लिए कि उनका फादर का नाम अलग और इनका नाम अलग हो जाए, कुछ डिफरेंस करने के लिए इनका नाम फिर वॉल्ट रखा गया। When he was 2 years, his family moved to Brooklyn. अब यहाँ से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। 2 साल के थे माता, इनकी फैमिली निकल गई, ब्रुकलिन वहाँ शिफ्ट कर लिया। He spent his early childhood in the street of Brooklyn. 1823 की बात चल रही है ये, ठीक है। यहाँ पर इस समय की बात है, ब्रुकलिन में ये चली गई इनकी फैमिली, वहीं इनका जो है अर्ली चाइल्डहुड इनका निकला। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। ऐसे इनकी अभी 10 to 15 पॉइंट आएंगे ऐसे, जिसमें इनके जो अन्य नाम हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें से एक है ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका, इन्हें कहा जाता है। अर्ली एजुकेशन की बात करें, ही सेंट टू द पब्लिक स्कूल फॉर 5 years, 5 साल तक ही पब्लिक स्कूल गए, बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा जो होती है। उसके बाद एट द एज ऑफ 11 ही लेफ्ट द स्कूल छोड़ दिया। आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी और कुल 7-8 भाई बहन थे ये सारे, तो आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर उन्होंने जॉब करना शुरू करी। ही वॉज एन ऑफिस बॉय। ये क्वेश्चन बनता है, इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो ऑफिस बॉय के रूप में शुरू किया था फॉर अ लॉ ऑफिस एंड ट्राइड हिज लक एट वेरियस जॉब्स। लॉ ऑफिस में ऑफिस बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपना लक कई सारी जॉब्स में आजमाया, प्रिंटर, स्कूल टीचर, इलेक्ट्रॉल कंपेनर एंड रिपोर्टर। ये सारे इन्होंने कई सारे प्रोफेशंस में अपना करियर जो है बनाना चाहा और आजमाया। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी इसीलिए भी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर जहाँ इन्होंने कहाँ काम किया, लॉयर के पास। तो वो जो लॉयर थे, द लॉयर अलाउड विटमैन टू रीड हिज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। उनकी जो लाइब्रेरी थी उन लॉयर की, उन्होंने उसको अलाउ करा विटमैन को कि हाँ भाई वहाँ से वो बुक पढ़ सकते हैं। दो हिज लाइब्रेरी विटमैन रीड होमर, शेक्सपियर एंड वॉल्टर स्कॉट। इनके बारे में विटमैन ने पढ़ा उस लाइब्रेरी से, शेक्सपियर, होमर के बारे में। 1833 पर आ जाते हैं। विटमैन्स फैमिली लेफ्ट ब्रुकलिन एंड मूव्ड बैक टू लॉन्ग आइलैंड।
जैसे कि उनकी फैमिली ब्रुकलिन चली गई थी ना जब वो 3 इयर्स के थे, 2-3 इयर्स के, तो अभी वो फिर से अपने प्लेस पे वापस आ गए लॉन्ग आइलैंड पे। बट विटमैन रिमेन्ड एंड टुक अ जॉब। विटमैन अभी वापस नहीं आए थे, वो उन्होंने जॉब अपना करना जारी रखा। अब ये आ जाते हैं, इनकी जॉब तो चल ही रही है जैसे कि, तो द लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है, इन्होंने यहाँ पर काम किया था। ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस एंड प्रिंटर्स डेविल फॉर द वीकली न्यूज़पेपर। लॉन्ग आइलैंड स्टार took a job at the shop of Eldon Spooners, editor of weekly newspaper Star। लॉन्ग आइलैंड स्टार के जो एडिटर थे इन्होंने वहाँ भी जॉब किया था। ही वर्कड फॉर सेवरल न्यूज़पेपर, कई न्यूज़पेपर्स के लिए इन्होंने काम किया। इनमें 1835 विटमैन लेफ्ट स्टार, उन्होंने ये वाला जो है स्टार करके जो था वो छोड़ कर 1835 की बात चल रही है, एंड ब्रुकलिन भी छोड़ दिया उन्होंने, एंड मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क चले गए सिटी, न्यूयॉर्क सिटी टू वर्क एज कंपोजिटर, एक ये और प्रोफेशन भी इन्होंने था। इन मे 1836 ही रिजॉइंड हिज फैमिली लिविंग इन हैम्पस्टेड लॉन्ग आइलैंड, गए अपने फैमिली के पास, वहाँ रिजॉइन कर लिया, उनके साथ आने लगे। ही टॉट intermittently at various school until the spring of 1838। 1936 में ये न्यूयॉर्क सिटी से अपने फैमिली के पास वापस चले गए लॉन्ग आइलैंड हैम्पस्टेड में जहाँ वो रहते थे, और वहाँ पर उन्होंने वेरियस स्कूल्स में पढ़ाया इंटरमिटेंटली, यानी कि रुक रुक के यहाँ पढ़ाया, फिर वहाँ कई स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया स्कूल टीचर के रूप में 1838 तक। 1840 to 1841 विटमैन पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ 10 एडिटोरियल्स, ऐसे भी कह सकते हैं हम, कॉल्ड सनडाउन पेपर फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ स्कूल मास्टर। ठीक है, इन्होंने ये सीरीज पब्लिश कराया था 10 एडिटोरियल्स का, जिसका नाम था सनडाउन पेपर्स फ्रॉम द डेस्क ऑफ स्कूल मास्टर 1840 to 1841। यहाँ से इनका रुझान जो है पोइट्री की तरफ, लिटरेचर की तरफ बढ़ने लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1842, एडिटर रहे ये औरोरा के, ये सब न्यूज़ एजेंसी है, मैगजीन, वीकली, तो ये सब है। औरोरा के ये एडिटर रहे 1846 to 1848, ये एडिटर रहे। ब्रुकलिन ईगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रुकलिन ईगल। एंड 1848 ये रहे एडिटर ऑफ क्रिसेंट इन न्यू ऑर्लियंस। तो ये इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज के नाम आ जाते हैं जहाँ इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में, एडिटर के रूप में काम किया। 1858 पे हम आ जाते हैं, तो विटमैन पब्लिश्ड अ 47,000 वर्ड सीरीज कॉल्ड मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ये उन्होंने पब्लिश कराया था। 47,000 वर्ड की एक सीरीज़ थी, मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, 1858 में ये पब्लिश उन्होंने कराई थी। अंडर द पेन नेम मोस वेल्सर, यहाँ इन्होंने अपनी मदर का जो सरनेम है वेल्सर वो यूज़ करते हुए मोस वेल्सर पेन नेम यूज़ किया था। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, कौन सा वर्क पब्लिश कराया था इन्होंने जिसमें इन्होंने ये पेन नेम रखा था मोस वेल्सर, तो वो तो हमारे मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है जिससे आपको कई आंसर निकलेंगे, कई सारे जो है पॉइंट्स बन सकते हैं, एक एक पॉइंट से 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे समझते हुए आप चलें। इनको MCQ वे में लिखेंगे तो 60 की जगह काफ़ी पॉइंट बन जाएंगे, 200 MCQ भी बन सकते हैं इसी एक वीडियो से। ठीक है, तो हमें उसको शॉर्ट में पढ़ना है पर अच्छे से समझना है सारे पॉइंट्स को। 1855 में हम आ जाते हैं, विटमैन पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, ये पढ़ना ज़रूरी है विटमैन के तहत। पहले हम इनका लाइव पढ़ लिया, फिर इनके हमें वो न्यूज़ एजेंसीज पढ़नी है जहाँ इन्होंने काम किया, उसके बाद सीधे हम 1855 पे पढ़ेंगे। इन्होंने अपना लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश कराया, फर्स्ट एडिशन था इसका, एंड विटमैन पेड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीफ ऑफ ग्रास, और इसका जो इन्होंने फर्स्ट एडिशन पब्लिश कराया था खुद के पैसों से पब्लिश कराया था, इन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहे थे। 1855 लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन, बार बार है फर्स्ट एडिशन क्योंकि इसके टोटल 9 एडिशन पब्लिश हुए थे और इनकी मृत्यु तक कुल 40 साल तक पब्लिश होते रहे थे, बीच बीच में टाइम टू टाइम, और 4 डिकेट्स कहते हैं, 4 डिकेट्स तक ये लीव्स ऑफ ग्रास इनका एडिशन, डिफरेंट एडिशन पब्लिश हुए थे। हम सारी डिटेल आगे पढ़ेंगे। विटमैन पढ़ना है तो लीव्स ऑफ ग्रास के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मई 1857 आ जाते हैं। अब जैसा कि इन्होंने खुद के पैसों से पब्लिश कराया था, कुछ और इनको फिनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने फिर से जर्नलिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्क एज जर्नलिस्ट अगेन विद ब्रुकलिन्स डेली टाइम्स, अब ये आ गया ब्रुकलिन डेली टाइम्स से, फिर से इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में काम शुरू कर दिया। कब से कब तक? 1857 to 1859 तक। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर, ये इसका प्रभाव इनकी पोइट्री में देखने को मिलेगा हमें। ये अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था
1861 से लेकर 1865 के बीच हुआ था, ये टाइम लिखा है इसका। और इस बीच ये गए वॉशिंगटन डीसी एंड वर्कड इन हॉस्पिटल्स केयरिंग फॉर द वाउंडेड। अपनी सेवाएं दी इन्होंने उस बीच। इनके ब्रदर भी थे यूएस आर्मी में, और उनका भी कुछ हो जाता है कि उनकी इनको खबर नहीं मिलती है, इनको ढूंढना होता है, प्लस ये खुद भी जानना चाहते हैं, वैसे वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए गए ये वहाँ ड्यूरिंग सिविल वॉर वॉशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स, वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अमेरिकन सिविल वॉर। हमने देख लिया क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर के लिए भी इन्होंने कुछ रिलेटेड कुछ पोएम्स लिखी हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स पे हम आ जाते हैं इनके। फ्रैंकलिन एवंस 1842 में आया इनका ये। लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल्स सीरियलाइज्ड इन 1852। लीव्स ऑफ ग्रास 1855, फर्स्ट एडिशन आया था 1855 में। मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग 1858 में। ड्रम टैप्स 1865 में, ये भी पोइट्री कलेक्शन है पोएम्स का। लीव्स ऑफ ग्रास पोएम्स का कलेक्शन है इनका। एंड ड्रम टैप्स हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है डेमोक्रेटिक विस्टास 1871 में बुक। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1876 में आया ये। एंड स्पेसिमेन डेज 1882 इनका ये प्रोज वर्क है। एंड सीक्वल टू ड्रम टैप्स, देखिए ड्रम टैप्स और सीक्वल टू ड्रम टैप्स दो अलग है। और इसका सब टाइटल है फ्रेंड्स, सीक्वल टू ड्रम टैप का व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। बहुत ही फेमस इनकी पोएम है व्हेन लिलैक्स, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सीक्वल टू ड्रम टैप्स में है, ना कि ड्रम टैप्स में है या फिर लीव्स ऑफ ग्रास में। क्वेश्चन बनते हैं इनकी, बहुत ही फेमस पोएम्स हैं जो, तो वो किस कलेक्शन में है तो अभी हम देखेंगे। तो अभी इनके जो हमने ये वर्क्स देखे कुल 9, तो अब उसमें सारे के सारे हम देखेंगे कि उसमें है क्या। शॉर्ट में देखेंगे, डिटेल बिल्कुल नहीं है कि फ्रैंकलिन एवंस है। क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे, समझ में आ जाएगा और ज़्यादा खींचना नहीं है हमें इसको। तो जो फर्स्ट था फ्रैंकलिन एवन, ठीक है, तो ये क्या है इनका टेम्पेरियंस नॉवल है। और द इनएब्रिएट इसका एक और टाइटल है ये, द इनएब्रिएट नॉवल है ये इनका। फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1842 में। डिपिक्टेड द हॉरर्स ऑफ अल्कोहलिज्म, उसके बारे में इसमें बताया गया है। फ्रैंकलिन एवंस, ये पोइट्री कलेक्शन नहीं है, फ्रैंकलिन एवंस इनका नोवेल वर्क है विटमैन का, 1842 में पब्लिश हुआ था। लीव्स ऑफ ग्रास पे आ जाते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। पोइट्री कलेक्शन है, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1855 में, 4 जुलाई 4 जुलाई 1855 को ये पब्लिश हुआ। इसमें टोटल 12 पोएम्स थी विदाउट टाइटल, टाइटल उनका नहीं था उस समय उन पोएम्स का, ठीक है, बाद में उन्हें टाइटल दिया गया। लास्ट एडिशन में आए थे इनके, जब तक इनका लास्ट एडिशन आया तो जब तक इस कलेक्शन में लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में इनकी 400 पोएम्स हो गई थी। पब्लिश हुआ था ये, पब्लिशर इसके ये कौन थे, सेल्फ पब्लिशर थे इसके। एंड जो इसका लास्ट एडिशन आया था 1891 और 1892, जो इनकी मृत्यु का भी साल है, उस समय आया था 2 मंथ बिफोर हिज डेथ। उनकी मृत्यु के 2 महीने पहले लास्ट एडिशन आया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, लास्ट एडिशन को कहा जाता है द डेथ बेड एडिशन। द डेथ बेड एडिशन, ये हमें याद रखना है। लीव्स ऑफ ग्रास से कई क्वेश्चन बनेंगे। अबाउट 9 एडिशंस आर देयर, 9 एडिशंस आए थे इनके टोटल लीव्स ऑफ ग्रास के। देखिए 1855 से लेकर 1892 तक 40 साल के बीच इस बीच इनके 9 कलेक्शन आए, 9 एडिशन। उसमें टोटल लास्ट तक हो गई थी 400 पोएम्स, तो काफ़ी इनका लेंथी कलेक्शन है। 12 पोएम्स जो है इनकी, जो फर्स्ट एडिशन में थी, वो हमें पढ़ना है, वो हमें ये पता होना चाहिए वो कौन सी थी। और उनको पहले तो विदाउट टाइटल थी ना, फिर टाइटल दिया गया, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन। A song for occupations to think of time, The Sleeper, I Sing, The Body Electric, Faces, Song of Answer, 7 हो गई। एंड नेक्स्ट यूरोप, The 72nd and 73rd years of these states, a Boston ballad, There was a child went forth, who learns my lesson complete, great are the myths। ये टोटल 12 पोएम हैं जो लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमारे कि कौन सी थी कौन सी नहीं थी और ये किसकी है। तो सब लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका वर्क है आर कनेक्टेड विद ईच रिप्रेजेंटेटिंग विटमैन सेलिब्रेशन ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमैनिटी। उनकी लाइफ की जो फिलॉसफी रही ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, वो सब आपको लीव्स ऑफ ग्रास में देखने को मिलेगी। अब ड्रम टैप्स पे आ जाते हैं। ये जो इनका वर्क है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, ये भी रिटन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर।
ये वहाँ इस समय इन्होंने लिखा था, पब्लिश हुआ था 1865 में। इसका सब्जेक्ट इसमें जो था यही था, अमेरिकन सिविल वॉर। ओरिजिनली कंसिस्टेड 53 पोएम्स, इसमें 53 पोएम थी ओरिजिनली, और जिसका सीक्वल आया था उसमें 18 पोएम और ऐड की गई थी। 18 पोएम्स इंक्लूड इन सीक्वल टू ड्रम टैप्स। ठीक है, इतनी बातें हो गई ड्रम टैप्स के बारे में। Whitman was greatly influenced by Emerson and Carlyle and sent a copy to Emerson of his Leaves of Grass. इनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एमर्सन कार्लिल से, और इन्होंने अपने लीव्स ऑफ ग्रास की कॉपी जो है एमर्सन को भेजी थी। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था इनको। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे आ जाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इनके कलेक्शंस में, वो हमें अलग से थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ना है, ताकि वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास में, फ्री वर्स में लिखी गई है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट है ये, इन्फ्लुएंस ऑन द पोएम। ये जो वर्ड आएगा हमारा हर जगह मिलेगा, एक तरह का ये थ्योरी है ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिसको ये फॉलो करते थे। और क्या है ये फ्रेंड्स, ये कोई नॉट अ रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिटी के लेकर, और ये फिलॉसफी इनकी कई वर्क्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक फिलोसफिकल मूवमेंट था जो कि अमेरिका में 1830 में डेवलप्ड हुआ था। आइडिया है स्पिरिचुअल स्टेट का, जर्नी है टू रीच हायर ट्रुथ। कई चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। ट्रांसेंडेंटलिस्ट इन्फ्लुएंस था इस पोएम में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जैसे कहा जाता है, इसमें जो सेल्फ वर्ड है माई सेल्फ या सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कौन को इन्होंने किसको रखते हैं, अपने आप को रखते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एवरीबडी है उसमें। ठीक है, सबके लिए है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट। फ्री, फुल एंड ट्रू एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इनकी। 52 पार्ट्स हैं इसके। स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द पोएट। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी है पोएट की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन से कलेक्शन में है? लीव्स ऑफ ग्रास। फ्री वर्स है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। विटमैन की पोएम है ये, बहुत ही फेमस। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये तो हम भूल ही नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। एलेजी है, मॉर्निंग पोएम है। एलेजी है किसकी मृत्यु पर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन। रिटन इन प्रेज ऑफ अब्राहम लिंकन, हमारे अमेरिका के जो 16th प्रेसिडेंट थे, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और इनका जो है असैसिनेशन हुआ था, तो उसमें लिखी थी उन्होंने। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर पोएम रिटन इन 1865 अबाउट द 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीक्वल टू ड्रम टैप। ये सीक्वल टू ड्रम टैप में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। कौन सी पोएम? ओ कैप्टन माई कैप्टन, 1865 में लिखी थी। उसके अतिरिक्त ये जो पोएम है इनकी 4th एडिशन जो आया था हमारा लीव्स ऑफ ग्रास का, उसमें भी पब्लिश हुई थी 1867 में। दिस पोएम एम्फसाइजेस ग्रीफ एंड सॉरो। अपने कैप्टन को याद करते हैं। वो कैप्टन, तो कैप्टन उसमें कौन है? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट हमारा वर्क है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ये भी सीक्वल्स टू ड्रम टैप में थी फ्रेंड्स, ये इस कलेक्शन में थी ये पोएम, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड। लॉन्ग पोएम है इनकी, फॉर्म है एक एलेजी है। 1865 में ही लिखी थी। 206 लाइन है इसमें। फर्स्ट पब्लिश हुआ था इसका सीक्वल टू ड्रम टैप्स इन 1865। तो ये 2 पोएम हैं जो इन्होंने लिखी हैं। किसके लिए? अब्राहम लिंकन जी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम पूरी बात इनकी। तो ये फ्री वर्स है फ्रेंड्स। एंड पेस्टोरल एलेजी है रिटन इन अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग ऑफ द असैसिनेशंस ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन ऑन अप्रैल 14 1865। 14 अप्रैल 1865 में इनका असैसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या कर दी गई थी प्रेसिडेंट लिंकन की। तो उस बात के जो पीरियड था उसमें मॉर्निंग जो पूरा जो दुनिया उनको लेकर विलाप कर रही थी, दुख में थी, तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी व्हेन लिलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये 2 इंपॉर्टेंट पोएम है। कौन सा ऐसा अमेरिकन पोइट है जिसने अब्राहम लिंकन को लेकर पोएम्स लिखी हैं? तो विटमैन है। कौन सी लिखी हैं? तो ये लिखी हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम। ये बातें हमें याद रखनी है, क्वेश्चन बनेंगे हमारे यहाँ से। इसके अलावा फिर ये बन सकते हैं भाई कहाँ से हैं ये, कौन से उनके कलेक्शन में है? तो सीक्वल टू ड्रम टैप्स में है ना। फ्री वर्स है, एलेजी है, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। जितना एक पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए 31 पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट में कितने सब पॉइंट्स हैं ये आप देखते चलिए। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 of his poems, O Captain, My Captain and When Lilac Lasts in the Dooryard Blooms, were written in the death of Abraham Lincoln। ये क्वेश्चन बनता है तो अलग से भी लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अदर एंड फेमस नेम ऑफ विटमैन।
अब इनके बहुत से नाम हैं, बहुत से इनको उपनाम दी गए, संज्ञा दी गई, तो वो क्या? अदर एंड फेमस नेम इनके: बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रोफेट ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ये क्वेश्चन अभी बनेगा आगे, क्या है ये? फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इनको कहा जाता है, बट इन्होंने फ्री वर्ड्स को ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने इन्वेंट किया था। हाँ, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स फिर भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत लिखा फ्री वर्ड्स को। द गुड ग्रे पोइट, ये इनकी बायोग्राफी थी, तो इसलिए इसमें गुड ग्रे पोइट भी इनको कहा गया। होम स्पन फिलॉसफर, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बता चुकी हूँ मैं आपको, प्राइड ऑफ अमेरिका, यूनिवर्सल पोइट, नेशंस ग्रेट पोइट, द सीयर ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, पोइट ऑफ बॉडी एज वेल एज पोइट ऑफ सोल। ये इतने सारे जो वर्ड है यहाँ पे, ये नाम है, ये सारे विटमैन के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, द गुड ग्रे पोइट, इनको बोला गया है द गुड ग्रे पोइट, और यही इनकी बायोग्राफी का भी नाम है। ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 34। मॉडर्निस्ट थे जो एजरा पाउंड, उन्होंने विटमैन को क्या कहा था? अमेरिकाज पोइट, ही इज़ अमेरिका। अमेरिकाज पोइट, ही इज़ अमेरिका, ये किसने कहा था इनके लिए? एजरा पाउंड ने कहा था विटमैन के लिए। 4 मार्च 1861 को क्या हुआ था, देखते हैं। ही अटेंड द प्रेसिडेंट्स अब्राहम लिंकन्स इनॉग्रेशन सेरेमनी, इन्होंने उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी अटेंड की थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो इनसे। एंड ही रॉट एन एसे अबाउट द इनॉग्रेशंस विच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने उनके लेकर इनॉग्रेशन सेरेमनी को लेकर एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ था उसी समय। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन विटमैन्स पोइट्री वाटर इज़ द सिंबल ऑफ ओशियन। कहीं आपको मिलता है वाटर, तो बस ओशियन का सिंबल है इनकी पोइट्री में। विटमैन डिक्लेयर्ड दैट मेल और फीमेल, वाइट और ब्लैक, हाई और लो, ऑल वर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसे कि इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसी ऐसे ही सोच की वजह से कहा जाता है। सब कुछ कैसे भी लोग हैं, मेल फीमेल, वाइट और ब्लैक, हाई और लो, ऑल वर ब्रदर्स एंड सिस्टर, सब उनके भाई बहन हैं। और लिंकन ने तो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की बहुत ही फेमस परिभाषा दी है, तो कितने प्रभावित थे वो लिंकन से, तो ये भी ऐसे ही, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर एंड स्वीट इज़ माई सोल एंड क्लियर एंड स्वीट इज़ ऑल दैट इज़ नॉट माई सोल। ये जो लाइन है इनकी, विटमैन की फेमस लाइन है ये। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रांसेंडेंटल एंड pantheistic democracy is highlighted. Leaves of grass express the very spirit of democratic America. लीव्स ऑफ ग्रास के बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का रूप था, ट्रांसेंडेंटल रूप एंड पैंथियस्टिक डेमोक्रेसी जो थी, उस सब के एस्पेक्ट्स जो हमें लीव ऑफ ग्रास में देखने को मिलते हैं। और वो क्या है, एक्सप्रेस क्या करता है, इनका जो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, एक्सप्रेस द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक अमेरिका। डेमोक्रेटिक अमेरिका, लोकतांत्रिक अमेरिका की स्पिरिट को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं उसमें। आई हियर एंड बी होल्ड गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट, येट अंडरस्टैंड गॉड नॉट इन द लीस्ट। ये लाइन्स विटमैन की है, फेमस लाइन है, आई हियर एंड बी होल्ड गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट, येट अंडरस्टैंड गॉड नॉट इन द लीस्ट। ये लाइन्स हमें स्पेशली याद रखनी है, जो इनकी बहुत ही फेमस कोटेशंस में आ जाते हैं। ही थ्रोज आउट एंड अ हिंट, अ सजेशन एंड रेस्ट यू मे डू योर सेल्फ। ये बात बोली गई है विटमैन के लिए, किसके द्वारा? AC कॉम्पटन रिकेट के द्वारा, कि ही थ्रोज आउट अ हिंट, अ सजेशंस एंड रेस्ट यू मे डू योर सेल्फ। हिंट देंगे, सजेशन देंगे, बाकी अपने आप से आप करो। ही इज़ द पोइट ऑफ द बॉडी एज वेल एज द पोइट ऑफ द सोल। पोइट ऑफ द बॉडी और पोइट ऑफ द सोल इनको माना जाता है। ही कंसिडर्ड एज पोइट ऑफ बॉडी एंड सोल बिकॉज ही एक्सेप्ट द नीड ऑफ बॉडी एंड सोल बोथ। ही कॉल्ड हिज लीव्स ऑफ ग्रास द सॉन्ग ऑफ सेक्स। इन्होंने अपने इस पोएम को द सॉन्ग ऑफ सेक्स कहा है, लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन को। और बॉडी और सोल दोनों को ही मानते थे, उस दोनों ही रूपों को, क्योंकि दोनों ही नीड इन्होंने बताए हैं, नीडी। इनकी लाइफ की यदि बात करें फ्रेंड्स, उन्होंने मैरिज नहीं की थी, शादी की इनकी, यदि हम पढ़ें आगे, मैंने फादर मदर बताए पर मैरिड लाइफ नहीं बताई क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। 44 पे हम आ जाते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वट आई अज्यूम्स यू शैल अज्यूम एंड एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एस गॉड बिलोंगिंग्स टू यू। तो ये जो लाइन्स हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट। ये अमेरिका के थे दोनों, इससे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। पैसेज टू इंडिया, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, पोएम है, जैसे कि हमने पढ़े इनके वो कैप्टन, माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कुछ फेमस पोएम है जो इनके कलेक्शंस में है, तो उसमें से ये भी है पैसेज टू इंडिया।
इसकी जो सेंट्रल थीम है स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये 2 वर्ड आपको मिलेंगे, यहाँ से बहुत प्रभावित है ये। पब्लिश्ड इन 5th एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास के 5th एडिशन में पब्लिश हुई थी ये, 1870 की बात है, इन 1870 में पब्लिश हुई थी। ही sees India as a mysterious and fabled place that one visited will allow a rejuvenation of his soul। तो ये बात कहते हैं इंडिया के बारे में। He used unusual images and symbols in his poetry including rotting leaves, tuft of straw and debris। ये सारे इमेजेस इन सिम्बल्स के रूप में रॉटिंग लीव्स है, स्ट्रॉस, डेब्रिस, ये सब यूज़ किया अपने पोइट्री में एज अ सिंबल। ग्रास और लीव्स ऑफ ग्रास में भी फ्रेंड्स ये जो लीव्स हैं तो क्या है, प्रिंटेड है, पेजेस हैं जो ना, जो बुक्स के पेजेस होते हैं वो पता है उन्होंने, ऐसे सिंबल दिए हैं। ही ऑल्सो ओपनली रॉट अबाउट डेथ एंड सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ओपनली लिखा है उन्होंने इस टॉपिक्स पे। ही इज़ ऑफन लेबल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स दो ही डिड नॉट इन्वेंट इट। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, उनको ये लेबल दिया गया कि फादर ऑफ फ्री वर्स, दो ही डिड नॉट इन्वेंट नहीं किया उन्होंने, पर इन्होंने अपने वर्क इस वे में लिखे हैं, फ्री वर्स में, इसीलिए उनको ऐसा बोला गया। रैल्फ वेल्डो इमर्सन, ये नाम हमें याद रखना है, इमर्सन का नाम आ जाता है। प्रेज्ड, तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास के लिए, एज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम अमेरिका हैज़ येट कंट्रीब्यूटेड। अभी तक का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है अमेरिका के लिटरेचर में जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। इमर्सन ने ये बात बोली है लीव्स ऑफ ग्रास के लिए। ऑल इज ओवर लॉन्ग गोन बट लव इन एशेज ऑफ सोल्जर, ये इनकी बहुत ही फेमस पोयम है एशेज ऑफ सोल्जर, उसमें ये लाइन आई है, ऑल इज ओवर एंड लॉन्ग गोन बट लव। विटमैन की लाइन सही है। एशेज ऑफ सोल्जर के बारे में हम देख लेते हैं। इस पोयम में विटमैन जो है एड्रेस कर रहे हैं बोथ साइड ऑफ द सिविल वॉर। देखिए अमेरिकन सिविल वॉर है तो दोनों साइड के लोग होंगे ना, एक तरफ से तो वॉर होता नहीं है, तो दोनों साइड के लोगों के लिए उन्होंने पॉजिटिव वे में लिखा है। साउथ एंड नॉर्थ जो थे दोनों तरफ के अमेरिकन सिविल वॉर में, तो ये इसलिए बता रहे हैं किसी एक साइड के लिए लिखा हो तो भाई वो कौन सी तरफ के लिए लिखा, सिविल वॉर के लिए तो लिखा है इन्होंने, तो यही बताना है कि विटमैन एड्रेस बोथ साइड ऑफ द सिविल वॉर, साउथ एंड नॉर्थ। Whitman laments the war and its devastating toll on the lives of soldiers from both camps। दोनों कैंप्स में जो लाइफ्स सोल्जर्स की ज़िंदगियाँ थी उनको उन्होंने इसमें लेमेंट किया है, जो भी नुकसान हुआ है। यहाँ इनका हमें देखने को मिल जाता है ह्यूमैनिटेरियन नोट, इनकी पोइट्री में जो इनकी विशेषता है ह्यूमैनिटेरियन की, वो यहाँ हमें देखने को मिलती है, मानवता। नेक्स्ट है 53 पॉइंट इन हिज शॉर्ट पोएम टू यू। देखिए टू यू है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इनकी जो शॉर्ट पोएम है टू यू, तो क्या क्वेश्चन है इसमें, विटमैन क्वेश्चन द आर्बिट्रेरी डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेंजर। इस डिस्टेंस जो होती है एक मनमानी सी, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए स्ट्रेंजर्स के बीच, वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं वो। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है मनमानी। बर्ग एंड बोरोस, ये व्यक्ति हैं एक, कॉल्ड द लीव्स ऑफ ग्रास द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा गया है अमेरिका में, लीव्स ऑफ ग्रास को किसने कहा है, ये बर्ग एंड बोरोस ने, और वर्क किसका है, विटमैन का वर्क है ये। अकॉर्डिंग टू विटमैन, डेमोक्रेसी को लेकर इनके जैसे व्यूज़ हैं, इनको बोला ही जाता है, डेमोक्रेसी वर्ड आ रहा है बार बार, वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन्हें कहा जाता है, इनके वर्क को बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो क्या है ये इनके अकॉर्डिंग, इन डेमोक्रेसी इट इज़ द लाइफ ऑफ वन मैन और वन वीमैन टुडे द एवरेज मैन ऑफ टुडे। आज के व्यक्ति की ये लाइफ है, प्रजातंत्र है। इम्पोर्टेंट पोएम्स जो हैं, अब देखिए हमने सारे इनके कलेक्शन देख लिए, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, इक्वल टू ड्रम टैप्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स थी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पैसेज टू इंडिया, ओ कैप्टन, वैन द लार्क्स, ये सब। इसके अतिरिक्त और भी कई इनकी फेमस पोएम है। देखिए जैसे बताया मैंने, लीव्स ऑफ ग्रास में लास्ट एडिशन तक 400 पोएम चली गए थे इनके, तो बहुत ज़्यादा इनके वर्क हैं, लेकिन फिर भी अब उनके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे जिसके सिर्फ हमें नाम भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये विटमैन की पोएम है, तो वो हम देख रहे हैं अभी। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। टू थिंक ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ द रेडवुड ट्री, प्लेयर्स ऑफ कोलम्बस, Song of Broad Axe, Song of the Open Door, A Song of Occupation, On the Beach at Night, Song of Exposition, Crossing Brooklyn Ferry, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, Beginning My Studies, I Sit and Look Out, I Hear America Singing, ये बहुत ही पेट्रोटिक पोयम है इनकी, देशभक्ति वाली पोयम है। I Hear America Singing 1860 में आई थी ये। Animals, Native Movements, Faces, this composed, once I passed through a populous city as Adams early in the morning, when I heard at the close of the day, I hear it was charged against me, whoever you are holding me now in hand,
आउट ऑफ क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ क्रैडल क्वेश्चन बनते हैं सारे फ्रेंड्स, इनके बीच में जो कोटेशंस हैं, ये सारी पोएम्स इनके हमने देख ली। आपको 4 पॉइंट्स रह रहे हैं हमारे 3-4, वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम्स यू शैल अज्यूम, ये लाइन्स हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। इन द पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, विटमैन सेलिब्रेट्स नेचुरल propensities in himself and that is the maybe celebrate all human beings। इस पोयम में इन्होंने नेचुरल प्रोपेंसिटीज़ जो है वो सेलिब्रेट किया है, विचार जो होते हैं मे बी सेलिब्रेट ऑल ह्यूमन बींग्स, और कह रहे हैं कि वो हो सकता है सारे ह्यूमन बींग्स के विचार हैं। आई एम नॉट द पोइट ऑफ गुडनेस ओनली, आई डू नॉट डिक्लाइन टू बी द पोइट ऑफ विक्टनेस ऑल्सो, ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है। द पोइट इज़ मेनली नोन फॉर हिज अप्रोच टू ट्रांससेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म के लिए ये स्पेशली जाने जाते हैं। द गुड ग्रे पोइट, ये देखिए इनकी बायोग्राफी है, ओ कॉनर ने पब्लिश कराई थी। ओ कॉनर पब्लिश्ड अ बायोग्राफी स्टडी ऑफ विटमैन इन 1866। तो इतने पॉइंट्स हो गए फ्रेंड्स हमारे वॉल्ट विटमैन के। अमेरिकन पोइट है, प्राइड ऑफ अमेरिका, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। बहुत ही शॉर्टली मैंने 60 पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यदि आप इनको पढ़ेंगे बहुत लेंदी मिलेंगे आपको, एक जगह से आप इसको समेट नहीं पाएंगे। तो बहुत ही ईजी वे पे यहाँ पे मैंने विटमैन को प्रेजेंट किया है, इनकी बायोग्राफी को फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपको हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। लेसन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद। Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon, inshallah, in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you once again.